हाय स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने तुम सबको प्रॉमिस किया था कि अगर तुम इस वीडियो के नीचे #AskDivanshu भैया कमेंट करोगे तो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करें एंड उनका मैं आंसर करने वाला हूं। अगर तुम्हारा सवाल इनमें से नहीं हुआ तो निराश मत होना। #AskDivanshu भैया लिख के नीचे क्वेश्चन डाल देना और तुम्हारा कॉमेंट मैं ले लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम मेरे को पहली बार देख रहे हो, मेरे बारे में नहीं जानते हो, तो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। मैं 2018 में मैंने IIT क्रैक करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में काम किया। करेंटली मैं कुछ मल्टीपल बिजनेसेस रन करता हूँ। सो फ्रॉम एजुकेशन टिल करियर, एवरीथिंग आई कैन हेल्प यू विथ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हिमांशु साहू गेमर पूछते हैं, भैया क्या हम मैथ के लिए RS अग्रवाल लगा सकते हैं क्लास 9? प्लीज़ बताइए। लव 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 हिमांशु, बिल्कुल तुम RS अग्रवाल लगा सकते हो। और अगर तुम क्लास 9th में हो और अगर तुम्हें मैथ्स अच्छी करनी है तो मैं 2 किताबें बताता हूँ। वैसे तो 90% बच्चे एक ही कर पाते हैं, बट अगर तुम कर पाओ तो एक RS अग्रवाल और एक RD शर्मा। ठीक है, मतलब तुम्हें लगेगा कि भैया हर कोई ये बोलता है, क्योंकि हर कोई इसलिए बोलता है बिकॉज एक्चुअली में काम करती है। मैंने RS अग्रवाल भी लगाई थी, मैंने RD शर्मा भी लगाई थी। लेकिन अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे कि आपको बेटर क्या लगी, तो मुझे तो RD शर्मा बेटर लगी। बिकॉज RD शर्मा पहले ज़्यादा मोटी बुक थी, ज़्यादा सवाल थे उसमें, सवाल के ज़्यादा इलस्ट्रेशंस थे, ज़्यादा सोल्यूशंस थे। तो मुझे पर्सनली RD शर्मा ज़्यादा जची। अगर तुमने RS अग्रवाल का मन बना लिया है तो वो भी ले सकते हो। बट अगर तुम अगर अनबायस्ड हो तो, या तुमने किताब नहीं खरीदी है, तो RD शर्मा ही प्रेफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रीम IIT दिल्ली EE77 पूछते हैं, पहले तो भैया आपको थैंक यू, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। भैया मैं अभी क्लास 10th में हूँ, क्या मैं थोड़ा टाइम निकाल के अपनी 11th को स्टार्ट दे सकता हूँ? मेरे बोर्ड्स पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? पहली चीज़ तो यार तुम्हारा जो भी नाम है, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही कमेंट्स के लिए मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में। एंड एक हार्ट छोड़ देना अगर तुम्हें मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है। जहाँ तक बात रही तुम्हारे क्वेश्चन की, तो यार मुझे नहीं लगता कि अगर तुम 10th में थोड़ा सा 11th का पढ़ लोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बोर्ड्स की ख़राब हो जाएगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने ये सोच लिया है कि 10th क्लास में 11th क्लास का सिलेबस ख़त्म कर देना है, तो बिल्कुल तुम पानी में डूबने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं भी उनमें से एक था, जिसको लगता था कि यार मैं 10th में 11th का पढ़ूंगा, 11th में 12th का पढ़ूंगा और 12th में 1 साल सिर्फ मॉक टेस्ट दूंगा, रिविजन करूंगा और मस्त IIT की प्रिपरेशन में 1 साल आगे चल के यार अंडर 50 ले आऊँगा और IIT बॉम्बे चले जाऊँगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो अगर तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए तो मैं तुम्हें बोलूँगा, देखो 10th क्लास में तुम्हें एक स्पेसिफिक पोर्शन करना है। जैसे तुम अगर 11th में जाओगे और तुम IIT की प्रिपरेशन करने वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राइट, इन सब के बेसिक चैप्टर्स तुम पहले से कर लो। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में तुम वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, NLM, ये 3 चैप्टर्स तुम जो पहले से पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर सेम चीज़, तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग होगी थोड़ी बहुत, पीरियोडिक टेबल हो गया थोड़ा बहुत, वो सब पढ़ सकते हो। मैथ्स में तुम हल्का फुल्का अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, ये सारी चीज़ें, और ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूलेस, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो क्लास 10th में रहते हुए 11th के लिए। उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम बहुत स्मार्ट हो तो अब तो पूरा सिलेबस कवर करो बाय ऑल फोर्स। लेकिन अगर तुम एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट हो जिसको बोर्ड्स पे भी बहुत ध्यान देना है, तो मेरे हिसाब से 3-3 चैप्टर ईच सब्जेक्ट के तुम अगर प्रिपेयर कर लोगे तो तुम एक अच्छा हेड स्टार्ट लोगे 11th क्लास में जब जाओगे। तो ड्राइंग एनिमे V2F का सवाल है, डिस्ट्रैक्शन को कम कैसे करें, प्लीज़ थोड़ा बता दो। देखो मैं तुम लोगों को एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है परसों की। परसों मुझे एक लड़की का कॉल आया आउट ऑफ नोवेयर। उस नाम छुपाने के लिए नाम रख देते हैं उसका, राखी है ना, राखी आने वाली है। तो राखी नाम था लड़की का। राखी ने मुझे बोला कि भैया मेरे को 5 महीने बचे हैं JEE में, मैं सोच रही हूँ मैं गिव अप कर दूँ। एंड वो रो रही थी। तो मैंने उससे कॉल करके पूछा, मतलब कॉल पे था, मैंने उससे पूछा कि यार तुम गिव अप कर क्यों रही हो, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? तो उसने बोला भैया मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम किस लिए डिस्ट्रैक्टेड हो? मैंने उससे पूछा क्या तुम बहुत इंस्टाग्राम चलाती हो, क्या तुम बहुत यूट्यूब वीडियो सर्फ करती हो, क्या तुम बहुत गेम्स खेलती हो, क्या तुम लड़कों से या फिर और दूसरे दोस्तों से बहुत ज़्यादा चैट करते हो? उसने बोला नहीं भैया मैं इनमें से कुछ भी नहीं करती। तो फिर मैंने बोला उससे कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन किस बात का है? तब वो लड़की बोलती है कि भैया मैं ना बहुत ओवरथिंक करती हूँ और मेरे हाथ कांपते हैं जब मैं किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक करने लगती हूँ। मेरे को डर लगता है मेरा सिलेबस छूट जाएगा तो क्या हुआ। अब ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों बताई, उसका एक बहुत सिंपल रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि तुम अगर देखो तो एक जगह एक लड़का है, उस लड़के को फ़ोन चलाने का एडिक्शन है, उसको लड़कियों से एडिक्शन है, उसको गेम्स खेलने का एडिक्शन है। और यहाँ पे एक लड़की है जिसको फ़ोन का एडिक्शन नहीं है, जिसको गेम्स का एडिक्शन नहीं है, जो किसी से चैट नहीं करती। डिस्ट्रैक्टेड दोनों ही है। तुम्हें लगता है फ़ोन, गेम, किसी से बात करना, दीज आर द रीज़न फॉर डिस्ट्रैक्शन।
बट रियलिटी में दीज आर नॉट द रीज़न ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारा माइंडसेट डिफाइन करता है। इस लड़की के पास कोई रीज़न नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का, फिर भी डिस्ट्रैक्टेड है अपने खुद के ख्याल से। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि गेम खेलना, फ़ोन चलाना, बातें करना लोगों से, ये डिस्ट्रैक्शन के मीन्स हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें रोक रहा है काम करने से, तुम आलस में जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तुमसे मक्कारी करवा रहा है, तब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो पाओगे। अब तुम बोलोगे भैया आपने बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया, लेकिन अब बता भी तो एक्शनेबल स्टेप्स। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई है ब्रेन हैक के ऊपर, जिसमें हमने 4 ब्रेन हैक्स को डिकोड किया था जो प्रॉपर साइंटिफिक ब्रेन हैक्स थे। इसकी मैं यहाँ पे एक आई बटन पे आएगी लिंक, ये लगा रहा हूँ। अभी ये पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद जाके आई बटन पे क्लिक कर लेना, तुम्हें वो ब्रेन हैक्स मिल जाएंगे जो तुम एक्शनेबल ढूंढने आए हो ना, स्ट्रैटेजी ढूंढने आए हो, एक टिप ढूंढने आए हो, वो टिप तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जेन्युइन डिस्ट्रैक्शन को हटाना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम भी अपने डिस्ट्रैक्शन को टाइम दो, और अगर लगे तो ब्रेन हैक वाली वीडियो देख लेना, डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। करने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल आईआईटीएन से, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इंडिया के टॉप आईआईटीज के एक्चुअल आईआईटीएन भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहां पे एक एक्चुअल आईआईटीएन से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के, छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है, और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल आईआईटीएन से बात कर सकते हो। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक आईआईटीएन भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक आईआईटी कानपुर के एक्चुअल आईआईटीएन जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी, उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा, 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना ज़रूर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आराध्य अग्निहोत्री 5827 पूछते हैं, भैया किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? कोई एक रफ आइडिया प्रोवाइड कर देते, लाइक वीक सब्जेक्ट को एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के बीच में कितना टाइम स्प्लिट करना है डेली, या हर सब्जेक्ट को कितने दिन देना है? प्लीज़ प्रोवाइड नॉलेज ऑन दिस। बाय द वे थैंक यू फॉर दिस नॉलेज एंड कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आराध्य, थैंक्स अ लॉट, तुम्हारे वर्ड्स दिल को छूते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या चाहिए। देखो, तुम अगर एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो, तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बहुत हद तक तुम जब ऑफलाइन में जाते हो तो टीचर तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हें कैसे क्या पढ़ाई करनी है, किसको कितना टाइम देना है। ऑनलाइन में थोड़ा वो मुश्किल होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन करते हैं वो उस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं। शायद से तुम ऑनलाइन वाले बच्चे हो। खैर, दोनों ही केस में जो भी टाइम टेबल होता है ना, अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार टॉपर टाइम टेबल, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं वो बस ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इस बात में बहुत ही क्लियर बिलीफ रखता हूँ कि कोई भी टाइम टेबल तुम्हें टॉपर नहीं बना सकता, और हर बच्चे का टाइम टेबल अलग होगा। कोई बच्चा नाइट आउल होगा, कोई बच्चा अर्ली बर्ड होगा, कोई बच्चे को हफ्ते के जैसे मान लो 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री ऐसे पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को उसी को दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर तुम्हें बेसिक आइडिया चाहिए तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जो मैंने फील करा है सबसे ज़्यादा सही होता है। मेरे हिसाब से मैं क्या करता था, मैं एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट PCM, ठीक है, फॉलो करता था, जहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ता था। मैं दिन के अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था, जब मैं मतलब स्कूल नहीं जाता था जब। तो दिन में 7 से 8 घंटे की स्टडी करता था। उस 8 घंटे में से मैं, जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको 3 घंटे दिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसको 2 घंटे दिए, और जो मीडियम लेवल का है उसको 2 से 3 घंटे देता था। फिर बीच में रिवीजन करना हो गया। तो मैं ये डेली रूटीन में सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड करता था, जो तुम खुद भी कर सकते हो।
अब जहाँ बात आती है कि यार भैया क्या हमें एक हफ्ते में एक ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाँ और ना। मैं क्या करता था, मान लो कि मैं एक स्टेज पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे मेरे को पता है कि सब कुछ मैंने कवर कर लिया है ओवरऑल, राइट। एंड अब मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर चैप्टर में इन डेप्थ जाना है, राइट। तो मैं क्या करता था, फिर मैं सिर्फ 2 दिन, अगले 2 दिन सिर्फ उसी सब्जेक्ट को देता था। मैंने कभी ये नहीं करा कि मैंने 4 दिन तक सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा है, कभी नहीं करा ये, बिकॉज मुझे वो सही नहीं लगता है। लेकिन मैंने ये ज़रूर करा है कि जब मेरे को ज़रूरत लगती है तो मैं चीते की तरह स्प्रिंट मारता हूँ 2 दिन की, और मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट करता हूँ। एंड उसके बाद फिर वापस आ जाता हूँ मैं, जब मैं एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट करता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस, जहाँ पे तुम नॉर्मल डेज में तीनों सब्जेक्ट्स लगा रहे हो, और जब तुम्हारा एक मौका आया जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ तो स्प्रिंट मारनी पड़ेगी, तो 2 दिन मैक्सिमम निकाले, एक सब्जेक्ट को किया खटाखट। एंड उन 2 दिनों में भी मतलब मैं क्या करता था कि मैं रिवीजन नहीं छोड़ता था, मतलब मैं आधा घंटा निकाल लेता था बाकी के 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने का। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल।